रात हमेशा सिर्फ अंधेरी नहीं होती। कभी कभी वो अपने साथ कुछ ऐसा भी लेकर आती है जिसे इंसान समझ नहीं पाता। और अगर वो चीज एक बार तुम्हें देख ले तो फिर वो तुम्हें छोड़ती नहीं, तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारे घर तक, तुम्हारी जिंदगी के अंदर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतरिक्ष ज्ञान और आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस गलती की कहानी है जहां इंसान ने दया दिखाकर अपने ही घर में मौत को जगह दे दी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो शुरुआत में तुम्हें एक मासूम लड़की की कहानी लगेगी वही धीरे धीरे तुम्हारी रूह तक डर भर देगी। और शायद तुम भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हर खूबसूरत चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। ये घटना बहुत पुरानी है, जब गांव में रातें सच में खामोश होती थीं, जब अंधेरा इतना गहरा होता था कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती थी। उसी दौर में एक लड़का था, नन्हेलाल, जवान, ताकतवर और इतना खूबसूरत कि लोग उसे देखते रह जाते थे। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसकी यही खूबसूरती एक दिन उसके लिए शाप बन जाएगी। उस दिन उसके बड़े भाई की बारात जा रही थी। ढोल नगाड़े, हंसी मजाक, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन जैसे ही बारात गांव से बाहर निकली, आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मजबूरी में सभी बाराती एक पुराने, बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक गए। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं, और उसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि उसके नीचे खड़े होकर आसमान दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन उस पेड़ के बारे में एक बात कोई नहीं जानता था, या शायद जानता था लेकिन भूल चुका था, कि वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो एक ठिकाना था, एक ऐसी सत्ता का जो इंसान नहीं थी, लेकिन इंसान बनने का खेल बहुत अच्छे से जानती थी। ऊपर उसी पेड़ की सबसे अंधेरी शाखा पर कोई बैठा हुआ था और वो नीचे खड़े लोगों को देख रहा था। लेकिन उसकी नजर बाकी सब पर नहीं, सिर्फ एक इंसान पर थी, नन्हेलाल पर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे उसका पसंदीदा शिकार मिल गया हो, जैसे कोई भूखी चीज कई सालों बाद अपने लिए कुछ खास देख ले। बारिश धीरे धीरे कम हुई और बारात फिर से आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वो लोग अकेले नहीं थे, क्योंकि वो चीज अब उनके साथ चल रही थी। कुछ ही देर बाद पीछे से एक लड़की धीरे धीरे उनके साथ चलती हुई दिखाई दी, इतनी खूबसूरत कि हर कोई एक पल के लिए उसे देखकर रुक जाए। उसका चेहरा मासूम, आंखें नम और आवाज इतनी नर्म कि सुनने वाला तुरंत पिघल जाए। उसने रोते हुए कहा कि उसका कोई नहीं है, उसका घर छूट गया, उसके अपने ही उसे मारना चाहते हैं और वो अब कहीं भी चली जाएगी, बस वापस नहीं जाएगी। उस समय के लोग दिल के साफ होते थे। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसे अपने साथ रख लिया। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो आई कहां से, किस रास्ते से, और सबसे बड़ी बात, इतनी भयानक बारिश में वो एकदम साफ सुथरी कैसे थी। लेकिन नन्हेलाल ने एक चीज नोटिस की थी, जब वो लड़की उसे देखती थी तो उसकी नजरों में दर्द नहीं, कुछ और होता था, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर देता था, जैसे वो सिर्फ उसे देख नहीं रही, उसे महसूस कर रही हो, उसे चाह रही हो, उस पर हक जमा रही हो। घर पहुंचने के बाद उस लड़की को घर में जगह दे दी गई और उसी पल, बिना जाने बिना समझे, उस परिवार ने अपने ही आंगन में एक ऐसी प्रेतनी को जगह दे दी जो धीरे धीरे एक एक करके सबको अपने बस में करने वाली थी। लेकिन सबसे पहले उसकी नजर थी सिर्फ एक इंसान पर, नन्हेलाल पर, क्योंकि वो उसे सिर्फ पाना नहीं चाहती थी, वो उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहती थी।
चाहे इसके लिए उसे पूरे परिवार को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। वो लड़की जिसे उस रात हम सब अपने साथ घर लेकर आए थे, अब उसी घर का हिस्सा बन चुकी थी। उसका नाम उसने बताया था वसुंधरा। और शुरुआत के कुछ दिन इतने सामान्य थे कि किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी घर के आंगन में एक ऐसी चीज चल रही है जो इंसान नहीं थी। वो घर की औरतों के साथ हंसती, उनके काम में हाथ बटाती, बड़े बुजुर्गों के सामने सिर झुकाकर धीरे धीरे बोलती। इतना मासूम व्यवहार कि कोई भी उसे देखे तो दया और अपनापन महसूस करे। लेकिन उस मासूमियत के पीछे कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं देता था, पर महसूस जरूर होता था। खासकर जब वो मुझे देखती थी। उसकी नजरें बाकी सबके लिए अलग थीं और मेरे लिए अलग। वो जब भी मुझे देखती, उसकी आंखें कुछ ज्यादा देर तक ठहर जाती, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रही, मुझे भीतर तक पढ़ रही हो। जैसे वो जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं। और यही बात धीरे धीरे मेरे अंदर एक अनजाना डर पैदा करने लगी थी। फिर घर में एक नई बहू आई, मेरे बड़े भाई की पत्नी रेखा। सीधी, भोली, हंसमुख और घर में आते ही सबके दिल में बस जाने वाली। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी और मैं भी उसे उसी नजर से देखता था। हम दोनों अक्सर हंसी मजाक करते, छोटी छोटी बातों पर खिलखिला उठते। घर का माहौल हल्का रहता। लेकिन ये सब किसी एक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वसुंधरा। जब भी हमें साथ देखती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती। वो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई देता था। जैसे उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किसी और के साथ इतना सहज हूं, जैसे वो मुझे सिर्फ अपने लिए चाहती हो। शुरुआत में मैंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। एक रात जब मैं और मेरा भाई खेत की रखवाली के लिए घर से बाहर थे, घर में बाकी सब लोग सो चुके थे और भाभी अपने कमरे में अकेली थीं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, वो सन्नाटा जिसमें इंसान को अपनी ही धड़कनें तेज सुनाई देने लगती हैं। उसी रात भाभी को महसूस हुआ कि कोई बहुत धीरे धीरे उनके बालों को सहला रहा है। आधी नींद में उन्हें लगा कि शायद भैया लौट आए हैं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उन्हें याद आया कि वो तो खेत पर हैं, उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी आंखें खुल गईं, दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि जैसे बाहर निकल आएगा। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन फिर उसी अंधेरे के अंदर से एक बहुत धीमी, ठंडी और अजीब सी खुरदरी आवाज आई। इतनी पास जैसे कोई उनके कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। और वो आवाज बोली, उससे दूर रहो। उस एक वाक्य ने भाभी के अंदर का सारा खून जैसे जमा दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है या हकीकत। वो उठकर भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, किसी ने उनके टखनों को पकड़ लिया, कसकर, इतनी ताकत से कि वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। अब उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनके ऊपर झुका हुआ है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। उनकी सांसें तेज हो गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। और तभी वही आवाज, इस बार और ज्यादा करीब, और ज्यादा खतरनाक, उनके कान के अंदर घुसती हुई बोली, वो मीरा है। इस बार भाभी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि घर के सभी लोग दौड़ते हुए उनके कमरे में पहुंचे। लालटेन जलाई गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ भाभी कांपती हुई, पसीने से भीगी हुई, और उनकी आंखों में वो डर जो कोई झूठ नहीं हो सकता था। उन्होंने सब कुछ बताया, हर एक बात,
हर एक एहसास। लेकिन घर के बाकी लोग इसे उनका भ्रम मानते रहे। किसी ने कहा सपना होगा, किसी ने कहा बुखार की वजह से दिमाग उल्टा सीधा सोच रहा है। लेकिन सच ये था कि वो सपना नहीं था, क्योंकि उसी रात के बाद भाभी का बुखार उतरना बंद हो गया। और दूसरी तरफ वसुंधरा हर दिन और ज्यादा शांत और अंदर से और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। अब वो पहले से ज्यादा मुझे देखने लगी थी, लेकिन उसकी नजरों में अब एक अजीब सा अधिकार आ चुका था, जैसे वो मुझे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। और फिर एक दिन जब मैं रसोई में अकेला गया तो मैंने उसे चुपचाप खड़ा देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें गुस्से से भरी हुई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में गर्माहट नहीं थी, ठंडक थी। और उसने बहुत धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, आपको नहीं लगता आप भाभी के थोड़ा ज्यादा करीब जा रहे हो? उसके इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैंने तुरंत कहा, वो मेरी बहन जैसी हैं। लेकिन मेरी इस बात ने जैसे उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसकी आंखें एक पल के लिए बदल गईं, जैसे उसके अंदर छिपा असली चेहरा बाहर झांक गया हो। और उसी पल उसने कुछ तय कर लिया। उस रात घर में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी था, जैसे हवा में ही कुछ बदल गया हो। और उस रात वो चीज सिर्फ डराने नहीं आई थी, वो आई थी अपना पहला असली शिकार करने। उस रात का सन्नाटा बाकी रातों जैसा नहीं था। हवा भारी थी, जैसे घर की दीवारें भी किसी अनदेखी चीज का इंतजार कर रही हों। रेखा भाभी अपने बिस्तर पर लेटी थीं। बुखार से उनका शरीर टूट रहा था, लेकिन असली तकलीफ उनके शरीर में नहीं, उनके डर में थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई है, कोई ऐसा जो दिख नहीं रहा, लेकिन उन्हें देख रहा है, बहुत पास से, बहुत ध्यान से। और जैसे ही उनकी आंखें बंद होने लगीं, कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें अटकने लगीं। और फिर बिना किसी आहट के कमरे के अंधेरे कोने में दो आंखें चमकीं, काली, गहरी और भूखी। भाभी समझ गई थीं, इस बार वो सपना नहीं है, इस बार वो चीज सच में आई है। उन्होंने उठने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया था। हाथ पैर सुन्न, आवाज गले में अटक गई। और तभी धीरे धीरे वो साया आगे बढ़ा, और जैसे जैसे वो करीब आया, उसका रूप साफ होने लगा। वो कोई और नहीं, वसुंधरा थी, लेकिन उस रूप में नहीं जिसे दिन में सब देखते थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी काली, जैसे उनमें कोई सफेदी बची ही नहीं हो। होठों के किनारों से कुछ काला सा बह रहा था, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। वो भाभी के बिल्कुल पास आकर झुकी, इतनी पास कि उसकी सांस सीधे उनके चेहरे से टकरा रही थी, ठंडी, सड़ी हुई, जैसे किसी कब्र से निकल कर आई हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम समझ क्यों नहीं रही? वो मेरा है। उसकी आवाज में प्यार नहीं था, जुनून था, कब्जा था। और उसी पल उसने भाभी की कलाई पकड़ी और बिना एक पल गवाए अपने नुकीले दांत उसमें गड़ा दिए। भाभी की आंखें फट गईं, उनके शरीर में एक झटका सा आया, लेकिन आवाज अब भी बाहर नहीं आ रही थी। कमरे में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, खून चूसने की, धीमी, चिपचिपी, डरावनी, जैसे कोई भूखी चीज अपने शिकार को धीरे धीरे खत्म कर रही हो।
वो रुक नहीं रही थी, जैसे उसे इसी का इंतजार था, जैसे कई रातों की भूख आज पूरी हो रही हो। उसी वक्त दरवाजा अचानक खुला और मां अंदर आई। लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी इंसान के देखने लायक नहीं था। उनके सामने वसुंधरा भाभी का खून पी रही थी। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, आंखें पूरी काली और दांत अब इंसानी नहीं लग रहे थे। मां की चीख गले में ही अटक गई। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तभी वसुंधरा ने बस एक नजर उनकी तरफ डाली और अगले ही पल मां का शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने उनके अंदर कुछ घुसा दिया हो। वो वहीं गिर पड़ी, तड़पने लगी। कुछ ही पलों में घर के बाकी लोग भी कमरे में आ गए, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। वसुंधरा फिर से वही सीधी सादी लड़की बन चुकी थी। भाभी जमीन पर पड़ी थी, कमजोर, खून से भीगी कलाई के साथ, और मां बेहोश। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस कमरे में एक ऐसी सच्चाई फैल चुकी थी जिसे सिर्फ दो लोग जानते थे, भाभी और मां। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। भाभी अब पहले जैसी नहीं रही। वो चुप रहने लगी, अकेले बैठती, और जब भी वसुंधरा पास आती उनका पूरा शरीर कांपने लगता, जैसे उनका शरीर पहले ही जान चुका हो कि सामने खड़ी चीज इंसान नहीं है। दूसरी तरफ मां होश में तो आ गई, लेकिन बोल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। और उनकी आंखों में हर वक्त वही डर रहता जो उन्होंने उस रात देखा था। और वहीं वसुंधरा अब पहले से ज्यादा शांत हो गई थी, लेकिन वो शांति तूफान से पहले वाली थी। उसकी चाल धीमी हो गई थी, उसकी आवाज और नरम, लेकिन उसकी आंखें अब और ज्यादा गहरी हो गई थीं, जैसे वो हर किसी को धीरे धीरे अपने अंदर खींच रही हो। फिर एक रात सच पूरी तरह सामने आ गया। आधी रात थी, पूरा घर सो रहा था, लेकिन अचानक जानवरों के बाड़े से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले धीमी, फिर तेज, जैसे कोई कुछ फाड़ रहा हो। हड्डियां टूटने की आवाज, और बीच बीच में एक गुर्राहट जो इंसान की नहीं हो सकती। मैं बाहर निकला, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और जैसे ही मैं बाड़े के पास पहुंचा मेरी नजर अंदर गई, और जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। वसुंधरा जमीन पर बैठी थी, उसके सामने एक बकरी पड़ी थी, आधी खाई हुई। उसके हाथ खून से सने हुए थे, और वो उसके मांस को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, और जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानियत का एक कतरा भी नहीं था। उसने धीरे से कहा, तुम आ गए। उस आवाज में प्यार नहीं था, भूख थी। और उस पल मुझे समझ आ गया, हमने अपने घर में जिसे जगह दी थी वो कोई लड़की नहीं, एक भूखी प्रेतनी थी। और अब वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, मुझे। उस रात जब मैंने अपनी आंखों से वसुंधरा को उस बकरी का मांस खाते हुए देखा, उसी पल मेरे अंदर का डर शक से बदलकर यकीन बन गया। अब कोई भ्रम नहीं था, अब कोई बहाना नहीं था। सच्चाई साफ थी, वो लड़की नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, वो अब मुझे चाहती नहीं थी। मुझे अपने लिए चाहिए थी, पूरी तरह, हमेशा के लिए। और ये बात मेरे दिल में इतनी गहराई से बैठ गई कि उस रात मेरी आंखों से नींद हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह हुई, घर में वही रोज का माहौल दिख रहा था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। हवा भारी थी, जैसे घर की दीवारों में भी कोई अजीब सी चुप्पी भर गई हो। मैंने पिताजी से बात करने की कोशिश की, उन्हें बताया कि घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया।
उन्हें लगा मैं डर गया हूं या किसी वहम में हूं, और शायद यही वो गलती थी जिसने हमें और गहराई में धकेल दिया। धीरे धीरे घर के लोगों में बदलाव शुरू होने लगा। सबसे पहले मां बदली। वो मां जो कभी मांस को हाथ तक नहीं लगाती थी, अब खुद मीट मांगने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, जैसे वो कुछ दबा रही हों। और जब उन्हें मीट दिया गया तो उन्होंने उसे ऐसे खाना शुरू किया जैसे कई दिनों से भूखी हों। उस समय उनके चेहरे पर जो भाव थे वो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे, वो किसी और चीज के थे। और उसी समय एक कोने में खड़ी वसुंधरा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये सब उसी का खेल है, और अगर अब भी कुछ नहीं किया तो ये पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने तय किया कि किसी तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। मैं और मेरा भाई साइकिल लेकर निकल पड़े। लेकिन हमें क्या पता था कि हम जिस मदद की तलाश में जा रहे हैं वो मदद हमें और गहरे जाल में फंसाने वाली है। रास्ते में हमें एक तांत्रिक मिल गया। उसने हमारी सारी बात सुनी और बिना किसी सवाल के हमारे साथ चल पड़ा। उस समय हमें लगा कि शायद भगवान ने हमारी मदद के लिए उसे भेजा है, लेकिन सच तो ये था कि वो मदद नहीं, फैसला था। घर पहुंचकर उसने कुछ मंत्र पढ़े, सफेद पाउडर छिड़का और फिर एक एक करके सबको ताबीज पहनाने लगा। हम सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ताबीज लोगों के हाथों में बंधे, उसी पल घर का माहौल बदल गया। एक एक करके सब चुप हो गए। उनकी आंखों की चमक खत्म हो गई, चेहरों से भाव गायब हो गए, जैसे वो लोग अब जिंदा तो हैं लेकिन उनके अंदर कोई नहीं है। मैंने उन्हें हिलाया, आवाज दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। और तभी उस तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान जिसने मेरी रीढ़ में ठंडा डर उतार दिया, क्योंकि वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। वो बोला, अब सब ठीक है, और बिना पीछे देखे चला गया। उसके जाते ही मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। ये सब उसी के आने के बाद हुआ, मतलब वो असली तांत्रिक था ही नहीं। मैं समझ गया, वो वसुंधरा थी। उसने अपना रूप बदलकर हमें ही अपने जाल में फंसा लिया था। अब पूरा परिवार उसके बस में था और मैं अकेला उसके सामने खड़ा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। मैं कमरे से बाहर निकला और जो मैंने देखा, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। पूरा परिवार आंगन में बैठा था। बीच में एक लालटेन जल रही थी और सब चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं, उनकी मालिक हो। और तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था, एक अधिकार, जैसे उसे पता हो कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी और धीरे से मेरे चेहरे को छूते हुए बोली, अब कोई नहीं बचा, अब तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनने एक अजीब सी पकड़ थी, जैसे वो मुझे अभी वही रोक लेगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब किया, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उसकी आवाज में अब प्यार नहीं था, सिर्फ जुनून था। और उस पल मुझे समझ आ गया कि अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो अगला इंसान जो अपनी पहचान खो देगा वो मैं हूं। उस रात जब उसने मेरे चेहरे को छूकर ये कहा कि अब मैं सिर्फ उसका हूं, उसी पल मेरे अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ जाग गया। डर अभी भी था,
लेकिन उस डर के पीछे अब एक गुस्सा था, अपने परिवार को उस हालत में देखकर। अपनी माँ की वो हालत, भाभी की वो चीख, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक अनजान लड़की पर भरोसा किया। ये बात मेरे अंदर जल रही थी और शायद पहली बार मैंने उसके सामने डरना बंद कर दिया। वो मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे मेरी हर सोच पढ़ रही हो, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या करने वाला हूं। लेकिन इस बार मैंने अपनी नजर नहीं झुकाई। मैं उसके सामने खड़ा रहा और धीरे से बोला, तू जो भी है आज ये खत्म होगा। मेरे इस जवाब से उसके चेहरे पर पहली बार बदलाव आया। उसकी मुस्कान थोड़ी और खतरनाक हो गई। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और फिर जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। अब वो सिर्फ काली नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी आग जल रही थी। उसके बाल अपने आप हवा में उड़ने लगे, जबकि वहां हवा थी ही नहीं, और अगले ही पल उसका पूरा रूप बदलने लगा। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें आने लगी। चेहरा लंबा, दांत और नुकीले, और उसके आसपास की हवा जैसे सड़ने लगी हो। एक ऐसी बदबू जो सीधे दिमाग पर असर करे। और उस पल वो पूरी तरह अपने असली रूप में थी, एक प्रेतनी जो इंसान का रूप लेकर उसकी जिंदगी में घुस आई थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें समझ नहीं आया? तुम पहले ही मेरे हो चुके हो। उसकी आवाज अब दो परतों में थी, जैसे एक साथ दो आवाजें बोल रही हों, एक नर्म और दूसरी बहुत गहरी और डरावनी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोका। उसी समय मुझे पिताजी की एक बात याद आई, डर ही इनकी ताकत होता है। और उसी पल मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं डरूंगा नहीं। मैंने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और बिना सोचे पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। पहला वार सीधा उसके कंधे पर पड़ा। एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी खोखली चीज पर चोट लगी हो। वो पीछे हटी, लेकिन गिरी नहीं। उसने मुझे देखा और हंसने लगी। वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो हंसी पूरे आंगन में गूंजने लगी। और उसी पल मेरे पीछे बैठे सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन वो सब मेरी तरफ पड़ने लगे, जैसे अब वो मेरे अपने नहीं रहे, बल्कि उसके बन चुके हों। एक पल के लिए मेरा मन डगमगाया, लेकिन अगर मैं रुकता तो सब खत्म हो जाता। मैंने फिर से पूरी ताकत से उस पर हमला किया। इस बार वो चीखी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा, लेकिन इस बार वो पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार डर था, और शायद यही मेरी ताकत थी। मैं लगातार उस पर वार करता रहा। हर वार के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी, और फिर अचानक वो धुंध की तरह गायब हो गई। पूरा आंगन फिर से खाली हो गया। मेरे सामने सिर्फ मेरा परिवार खड़ा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे सामान्य होने लगे, जैसे किसी ने उनके ऊपर से कब्जा हटा लिया हो। माँ जमीन पर गिर पड़ी, भाभी रोने लगी, और बाकी लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ। लेकिन मैं जानता था ये खत्म नहीं हुआ है। मैं तुरंत असली तांत्रिक के पास गया, उसे सारी बात बताई, और वो ये सुनकर खुद चौंक गया। उसने कहा कि वो कभी हमारे घर आया ही नहीं था, मतलब जो आया था वो वही थी। हम वापस घर आए और इस बार असली विधि शुरू हुई। उसने एक एक करके सबके हाथ से वो तावीज उतरवाए, मंत्र पढ़े, और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा, जैसे कोई भारी चीज घर से निकल रही हो। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक सवाल था, वो मुझे ही क्यों चाहती थी? उस रात मुझे उसका जवाब मिला। जब मैं अकेला बैठा था, मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दूर से। तुम्हें पाने के लिए
मैंने सब किया, तुम मेरी सबसे बड़ी भेंट थे। और उसी पल मुझे समझ आया, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, वो मुझे बलि बनाना चाहती थी। उस रात के बाद घर धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगा। माँ की आंखों से वो अजीब खालीपन गायब हो गया, भाभी का बुखार उतर गया, और जो लोग कुछ दिन पहले तक जैसे किसी और के बस में थे, वो फिर से खुद जैसे दिखने लगे। घर में फिर से आवाजें आने लगी, लोग बात करने लगे, हंसी भी लौट आई। लेकिन एक चीज थी जो कभी वापस नहीं आई, सुकून। क्योंकि मैं जानता था जो हमने देखा था वो कोई साधारण बात नहीं थी, और जो चीज एक बार तुम्हें चुन ले वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ती नहीं। असली तांत्रिक ने कहा था कि खतरा टल गया है, लेकिन उसकी आंखों में जो संदेह था वो मुझसे छुपा नहीं। उसने जाते जाते एक बात और कही थी, अगर वो तुझे सच में चाहती है तो वो फिर आएगी, क्योंकि ऐसी शक्तियां अपने शिकार को अधूरा नहीं छोड़ती। उस समय मैंने इस बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो शब्द मेरे दिमाग में अटक गए, जैसे कोई चेतावनी जो अभी पूरी नहीं हुई है। दिन बीतने लगे, सब कुछ ठीक लगने लगा, और धीरे धीरे मैं भी खुद को समझाने लगा कि शायद वो सब खत्म हो चुका है, शायद वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन सच ये था कि कुछ सपने खत्म नहीं होते, वो बस छुप जाते हैं सही समय का इंतजार करते हुए। एक रात काफी दिनों बाद मैं अकेला अपने कमरे में लेटा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, सब सो चुके थे, और घर में वही पुराना सन्नाटा लौट आया था। लेकिन इस बार वो सन्नाटा मुझे शांत नहीं कर रहा था, बल्कि अजीब सा दबाव बना रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। और तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास बैठा है। मेरी सांस अटक गई। मैं हिलना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे भारी हो गया था। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली, और जो मैंने देखा उसने मेरे अंदर का सारा खून जमा दिया। वो वहीं बैठी थी, वसुंधरा। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत था, आंखें फिर से वैसी ही जैसी पहली बार देखी थी, लेकिन उनमें अब एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत दूर से आई हो। और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, डरावनी नहीं, लेकिन असहज कर देने वाली। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसे देख रहा था, और वो मुझे देख रही थी, बहुत देर तक बिना पलक झपकाए। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को छुआ। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन इस बार उसमें वो हिंसा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था जो और ज्यादा खतरनाक था। उसने बहुत धीरे फुसफुसाते हुए कहा, मैं गई नहीं हूं, मैं बस इंतजार कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, तू फिर क्यों आई है? वो मुस्कुराई और मेरे बिल्कुल पास झुककर बोली, क्योंकि तुम अभी भी मेरे हो, और मैं अधूरी चीजें पसंद नहीं करती। उसकी आंखें अब फिर से बदलने लगी थी। उनमें वही अंधेरा लौट आया था, वही भूख, वही जुनून। और उसी पल मेरे दिमाग में एक बात साफ हो गई, वो कभी गई ही नहीं थी, वो बस छुप गई थी, और अब वो वापस आई थी अपना अधूरा काम पूरा करने। अगले ही पल वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन इस बार मैं समझ चुका था, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, और शायद अब मैं उससे कभी नहीं बच पाऊंगा। आज इतने सालों बाद भी जब मैं ये कहानी सुनाता हूं,
तो लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, हर रात जब मैं अकेला होता हूं, मुझे अब भी वो एहसास होता है कि कोई मुझे देख रहा है, बहुत पास से, बहुत ध्यान से। और कभी कभी जब हवा बिल्कुल शांत होती है तो मुझे वही आवाज सुनाई देती है, तुम मेरे हो। और तब मुझे एहसास होता है कि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी, खतरनाक और रूह कपा देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो।